Chapter 30 Probability Exercise 30.4 Example number 30. A machine operates if all the three component functions. The probability that the first component fails during the year is 0.14. देखो क्वेश्चन ये है कि ये मशीन अगर इसका फर्स्ट कंपोनेंट फेल हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.14. तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.14. इसी तरह सेकंड कंपोनेंट फेल इज 0.10. सेकंड कंपोनेंट को बी मान लो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10 और थर्ड कंपोनेंट की है 0.0. इसको सी लो. अब आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर. हमें इसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन जो है वो फेल हो जाए. देखो मशीन को फेल होने के लिए अगर इसके तीन फंक्शंस हैं, तीन कंपोनेंट फंक्शंस हैं, अगर उसमें से एक भी फेल हो गया तो मशीन ऑपरेट करना बंद हो जाएगी, है ना. लेकिन इसने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन जो है वो फेल हो जाएगी, मतलब चलना बंद हो जाएगी. अब हमें ये नहीं पता कि मशीन ए फेल होगी, बी फेल होगा, इसके जो तीन फंक्शन है ए फंक्शन फेल होगा, बी फेल होगा या सी फेल होगा, तो हमें तो ये पता नहीं ना. तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मशीन विल फेल. तो हम मान के चलेंगे कि मशीन जो है, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे कि मशीन फेल नहीं हुई. हम नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मशीन विल नॉट फेल. तो उसका मतलब क्या हो गया, ना ए फेल होगा, ना बी फेल होगा, ना सी फेल होगा, है ना, यही होगा ना. तो ये बनेगा ए फेल नहीं होने का मतलब हो गया नॉट ए बार का मतलब हो गया नॉट ए इंटू नॉट बी और नॉट सी. नॉट ए ऐसे लिखते हैं, नॉट बी नॉट सी. अब नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए करके. तो ये बनेगा 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ सी. हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये था कि एक मशीन के तीन फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की है. तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन जो है वो फेल हो जाए. देखो फेल मशीन तभी होगी जब तीनों में से कोई भी एक फंक्शन फेल हो जाएगा. अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन फेल हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि कोई भी फंक्शन फेल नहीं हो रहा. हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है. हमने माना कि कोई भी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होती है ना, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. तो यहाँ पे ए मान लो कि मशीन विल फेल और नॉट ए हो गया कि मशीन विल नॉट फेल. तो हमने क्या किया, हर एक को नॉट ए करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली उसकी. अब यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी है 0.14, बी की है 0.10 और सी की है 0.05. इसको सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं. आंसर आएगा 0.2647. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो. एग्जाम्पल नंबर हमारी नेक्स्ट है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो स्विचेस वाला क्वेश्चन है, मतलब सर्किट डायग्राम दी हुई है हमारे पास. देखो क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्विचेस S1 एंड S2, दो स्विचेस है S1 और S2. S1 स्विच की प्रोबेबिलिटी है 90% और 80% है S2 की. चांस ऑफ वर्किंग मतलब काम करने की प्रोबेबिलिटी है दोनों की. तो मान लो S1 की प्रोबेबिलिटी है 90/100 और S2 की प्रोबेबिलिटी है 80/100. ठीक है, ये चांस ऑफ वर्किंग की है कि स्विच जो है काम करने की प्रोबेबिलिटी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल वर्क. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी कि दोनों के दोनों जो सर्किट है वो वर्क करने चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट देखो, ये जो सर्किट है ये सीरीज में दिए हुए है ना, ये दोनों स्विचेस जो है वो सीरीज में है और ये दोनों स्विचेस पैरेलल में है. तो क्या फर्क होता है सीरीज का और पैरेलल का. देखो
अगर ये सर्किट को सही ढंग से चलना है तो ये दोनों स्विचेस जो हैं वो वर्क करने चाहिए। अगर ये दोनों से करंट पास होगी तभी ये सर्किट, ये लैंप जो है वो ऑन होगा। और दूसरा ये है कि इन दोनों में स्विचेस जो है वो पैरेलल है, तो इसमें पैरेलल में कम से कम एक स्विच जो है वो वर्क करना चाहिए। अगर एक स्विच वर्क करेगा तो ये लैंप चल जाएगा। ठीक है, समझ आया दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें दोनों चलने चाहिए और इसमें कोई एक चलेगा तो भी चलेगा। अगर कोई दोनों भी चल जाए तो भी चलेगा, मतलब एक तो कम से कम चलना चाहिए। तो देखो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों चलने चाहिए, बोथ स्विचेस वर्क। तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2, ये मतलब हो गया। इसको हम लिख सकते हैं S1 इंटू S2। S1 की प्रोबेबिलिटी है 90/100 और इसकी है 80/100। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये कितना बनेगा 9 8 72 अपॉन ये कितना हो गया 100। इसको अब काट लो 4 के टेबल से, तो ये बनेगा 18/85। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है कि एक कम से कम एक चलना चाहिए, तो हम कहेंगे एट लीस्ट वन ऑफ देम विल वर्क, वन ऑफ देम विल वर्क। कौन? स्विचेस, कम से कम एक स्विच वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा स्विच वर्क करेगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि इसने बोला कम से कम एक वर्क करना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे कि एक भी वर्क नहीं कर रहा, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, याद रखो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नॉट S1 और नॉट S2, दोनों में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा। दोबारा सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन था कि दोनों में से एक वर्क करना चाहिए या दोनों भी कर सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा वर्क करेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है। तो हम मान के चल रहे हैं, हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। जैसे ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो हमने कहा कि दोनों में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा, ना S1 कर रहा ना S2 कर रहा। तो नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और इसकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। S1 की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 90/100 और S2 की 80/100। इसको आप सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 49/50। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सीरीज सर्किट, ये सीरीज सर्किट दिया हुआ है हमारे पास विथ 3 स्विचेस S1 S2 S3, इसमें 3 स्विचेस हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो देखो वर्क तभी करेगा जब ये तीनों स्विचेस एक साथ चलेंगे। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सर्किट वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है कि तीनों वर्क करने चाहिए। तो मतलब S1 इंटू S2 इंटू S3। S1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, S2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और S3/4, ये बनेगा 1/8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ क्वाइन इज टॉस एंड अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम्स विल बी हेड और अ नंबर ग्रेटर देन 4 आर बोथ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक क्वाइन टॉस करना है, एक क्वाइन टॉस किया, उसमें क्या आएगा हेड और टेल, और एक डाइस टॉस करना है, उसमें क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस क्या होगी, एक पहले अगर मान लो आप कॉइन टॉस किया, एक साथ टॉस करना है, कॉइन और डाइस एक साथ टॉस करना है। जैसे आपने कॉइन में हेड, तो इसमें आएगा 1 H1 H2 H3 H4 H5 और H6। फिर टी के साथ भी हो सकता है T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ठीक है,
अब यहाँ पे ए देखो क्या दिया है, ए मान लो ए दिया हुआ है कि हेड आना चाहिए और नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हेड वाले ले लो, हेड वाले देखो ये सारे हैं, ये सारे यहां लिखो, ठीक है। और नंबर, और ये भी कंडीशन है कि नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर 4 से बड़ा इन दोनों में भी है। T5 या तो हेड होना चाहिए या तो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बोथ का मतलब हो गया दोनों भी चल सकते हैं, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे हेड भी था और नंबर बड़ा भी था, है ना, तो बोथ का मतलब ये हो गया। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बनेगा 4, 2 के टेबल से काटोगे 2/3। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन 2 सक्सेसिव थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ऑन ईच टाइम। क्वेश्चन ये है कि 2 बार आपको पेयर ऑफ डाइस फेंकना है, ये एक बार पेयर ऑफ डाइस आपने टॉस किया और ये दूसरी बार टॉस किया। पेयर ऑफ डाइस समझते हो ना, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस एक साथ, जैसे उसकी सैंपल स्पेस क्या बन सकती है, 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 6 6, ये टोटल कितने होते हैं 36। और सेम इधर भी, ये भी टोटल होते हैं 36, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए दिया है कि दोनों में, ए इसको ले लो कि टोटल ऑफ 8 आना चाहिए, टोटल ऑफ 8, और बी में भी टोटल ऑफ 8 आना चाहिए। ये ए वाला केस हो गया, ये बी वाला केस हो गया, टोटल ऑफ 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल ऑफ 8 कब आ सकता है, 2 डाइज में, टोटल ऑफ 8 मीन सम, जैसे इन दोनों का सम है ना, 1 + 1 2, 8 आना चाहिए, जैसे 2 6 3 5 4 4, फिर 5 3 और 6 2, और सेम इधर भी यही आएगा, इधर भी यही सेम आएगा। तो हमें निकालनी है दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं 36, 5/36, और इधर भी 5/36 ही आएगा। तो ये बनेगा 5 5 25, 36 × 36 1296। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ये करवाया हुआ वैसे हमने आपको, एक्सरसाइज 13.2 हमने करवा के रखी हुई है, अगर आपको देखनी होगी तो आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख सकते हो ये वाला, अगर आपको देखना है। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देखो क्या दिया। A scientist has to work a decision on each of the 2 independent events, first and second. साइंटिस्ट को क्या करना है, डिसीजन लेना है इन दोनों इवेंट्स पे, फर्स्ट और सेकंड पे। सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन मेकिंग डिसीजन ऑन इवेंट 1 इज 0.02, मतलब कि जो वो डिसीजन लेंगे इवेंट 1 पे, उनके एरर की प्रोबेबिलिटी इतनी है और दूसरे की एरर की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द साइंटिस्ट विल मेक द करेक्ट डिसीजन ऑन बोथ द इवेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे करेक्ट की निकालनी है, और हमारे पास एरर की प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है। हमारे पास एरर की प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप ए मान लो, वो कितनी है 0.02, और एरर बी की प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट डिसीजन यहां लिख लो, करेक्ट डिसीजन ऑन बोथ द इवेंट, बोथ द इवेंट। तो हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो अगर मैं ए लिखता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए एरर है, हमें एरर की नहीं निकालनी, हमें सही की निकालनी है। तो हम उसको नॉट से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। नॉट ए का मतलब हो गया कि एरर नहीं आएगा, ए एरर है तो नॉट ए हो गया कि एरर नहीं होगा। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और वो ले लिया हमने बी।
तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ए नॉट को लिखो 1 माइनस पी ऑफ ए और इसको लिखो 1 माइनस पी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी देखो क्या 0.02 और बी की है 0.05। इसको सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.25। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। नहीं, गलत लिख दिया हमने, उसके नीचे वाला आंसर लिख दिया। ये आएगा 0.931। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ओनली वन इवेंट। मतलब ओनली वन इवेंट का मतलब हो गया कि कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक का मतलब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ओनली वन इवेंट का मतलब ये हो गया, जैसे ये देखो, ये वेन डायग्राम बताते हैं हम आपको। ये ए है और ये बी है। ओनली वन इवेंट का मतलब हो गया कि या तो ये, नहीं हमने गलत बोल दिया ना इसमें। ओनली वन इवेंट का मतलब हो गया सिर्फ ये या ये, मतलब ए में बी नहीं आना चाहिए, बी में ए नहीं आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओनली वन इवेंट की। सेकंड पार्ट है वन इवेंट की। तो देखो कैसे निकालनी है आपने, ए में सिर्फ ए आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। तो इस पूरे में से ये माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ए में से माइनस कर दो इंटरसेक्शन। ठीक है, सेम इसी इधर भी बी में से ये माइनस कर दो, क्योंकि हमें एग्जैक्टली बी चाहिए यहां पे। और यहां पे ना हमें यहां पे करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन ये एरर है, तो आप हर जगह नॉट ए कर दो। ठीक है, इसको लिखो 1 माइनस पी ऑफ ए। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो हमने निकाली हुई है, इसकी 0.931। फिर बी को लिखो 1 माइनस पी ऑफ बी और इसकी भी निकाली हुई हमने 0.931 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी है 0.02 माइनस 0.931, बी की है 0.05 माइनस 0.931। अब इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, आंसर आएगा 0.068। अब देख लेना यही सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 37 देखो क्या दिया है। अ टाउन हैज 2 फायर extinguishing engines functioning independently. The probability of availability of each engine when needed is 0.95. What is the probability that neither of them is available when needed? क्वेश्चन ये है कि 2 फायर इंजन है हमारे पास। 2 क्या है, फायर इंजन है। हर एक इंजन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.95। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी है 0.95 और बी की भी सेम है। फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की, जब दोनों की हमें ज़रूरत हो लेकिन हमें नहीं मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है नन की। नन मीन्स ना ए ना बी। ठीक है, ये मतलब हो गया, ए बार का मतलब होता है नॉट ए। इसको नॉट ए की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ऑफ ए और नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.95 और इसमें बी की भी सेम है। तो ये बनेगा 0.05 इंटू 0.05, 0.0025। सेकेंड पार्ट आ जाओ। सेकेंड पार्ट है एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। मतलब हमें इंजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब कि हमें या तो एक की भी ज़रूरत हो सकती है या तो दोनों की भी ज़रूरत हो सकती है। तो उसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। तो उसको हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को अब यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की है 0.95,
0.95 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 0.95 इंटू 0.95। इसको सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा सॉल्व करके 0.9975। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली 1 इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। मतलब एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, देखो ये ए है ये बी है, एग्जैक्टली का मतलब हो गया सिर्फ ये वाला, और बी के टाइम सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो कैसे निकालना है, एग्जैक्टली ए और बी, आपने क्या करना है, इस पूरे ए में से ये पोर्शन माइनस कर दो, इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इस बी में से ये माइनस कर दो, तो आपको एग्जैक्टली ए और बी मिल जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यूज डाल दो। पहले इसको लिखो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, ये दोनों सेम है, इसको 2 टाइम्स कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95, इसकी भी 0.95 माइनस 2 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था, ये लिखा था ना यहाँ पर 0.95 इंटू 0.95, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 0.095। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर 3 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस इन द मार्केट्स आर 1/3, 2/5 एंड 2/3। क्या है यहाँ पे, कंपनी 3 प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, ये मान लो ए प्रोडक्ट है, ए के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के सक्सेस होने की 2/5 और सी के सक्सेस होने की 2/3, ठीक है। अब हमें ये पूछता है, फर्स्ट पार्ट है कि 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, मतलब तीनों के तीनों सक्सेसफुल होने चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो वो कितना होगा 1/3 इंटू 2/5 इंटू 2/5, ये कितना हो जाएगा 4/45। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि नन, कोई भी इसमें से सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो मतलब ना ए होना चाहिए, ना बी होना चाहिए, ना सी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नॉट ए इंटू नॉट बी इंटू नॉट सी, इसका मतलब हो गया ना ए हुआ, ना बी हुआ, ना सी हुआ, ये नॉट ए है, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए करके, फिर इसकी 1 माइनस पी ऑफ बी करके, और इसकी 1 माइनस पी ऑफ सी। पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की 1/25, और ये भी 2/5 है, ये 2/3 थी, 2/3, इसको भी सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिख देते हैं 2/15। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कंप्लीट करते हैं, फिर हमारी होगी ये एक्सरसाइज खत्म। एग्जाम्पल नंबर 39 देखो क्या दिया है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, मतलब कि ए जो है वो 5 में से 4 शॉट उसकी जो है वो टारगेट को हिट की है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5, ठीक है। इसी तरह बी की 4 में से 3 शॉट सही हिट की है टारगेट को, तो वो होगी 3/4, और सी की सेम इसी वे में 2/3। अब ये पूछता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी में ऑल में हिट, तो हमें क्या करना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो बनेगा 4/5, 3/4, 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2/5 आंसर। सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया, सेकेंड पार्ट है बी सी में हिट एंड ए में नॉट हिट, समझ आया, मतलब बी और सी हिट करना चाहिए लेकिन ए हिट नहीं करना चाहिए, तो हमें नॉट ए की प्रोबेबिलिटी इसमें निकालनी होगी, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। बी की प्रोबेबिलिटी 3/4, सी की 2/3। ये नॉट ए है, नॉट ए की कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए 4/5। सॉल्व कर लेना इसको, 1/10 आएगा। तीसरा पार्ट, एनी टू ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट, मतलब कोई दो हिट करने चाहिए, तो या तो ए करेगा, बी करेगा, सी नहीं करेगा। दूसरा, ए करेगा, बी नहीं करेगा, हिट और सी करेगा। तीसरा, ए नहीं करेगा, बी करेगा और सी करेगा। यही हो सकता है ना कि दो करेंगे और एक नहीं करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालेंगे, इसको लिखो। अब ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना, हम डायरेक्ट करेंगे, आप इसको कर लेना बस, हम आपको समझा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट को लिख दो 1 माइनस पी ऑफ सी, फिर पी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू 1 माइनस पी ऑफ सी। सेम इधर भी ऐसे ही कर दो, 1 माइनस पी ए नॉट, पी ए, पी बी, पी सी। अब आप इनकी वैल्यूज डाल लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आंसर आएगा 13/30। अब लास्ट पार्ट है, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, मतलब कोई भी हिट नहीं करना चाहिए, ना ए करना चाहिए, ना बी करना चाहिए, ना सी करना चाहिए। तो मतलब ना ए करेगा, नॉट ए, इसका मतलब नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी और नॉट सी, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ सी। पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 4/5, 3/4 और 2/3। 5 में से 4 गए, ये बनेगा 1/5, 1/4, 1/3, ये बनेगा 60। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 40। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को मैसेज कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका होमवर्क करना पड़ेगा आपको। बाकी हमने 4 एक्सरसाइज तक सारे करवा दिए, एग्जाम्पल्स भी और अनसॉल्व्ड भी सारे।